नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बहुत बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी बीच तिरुनेलवेली में बादल बरसने लगे हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। राजधानी चेन्नई समेत तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसका मतलब ये है कि इन शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने का अनुमान है। यही नहीं, राज्य के कई दूसरे जिले में भी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। 15 दिन में ये तीसरी बार है जब राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी करना पड़ा। यानी पहले से ही बारिश से लोग बेहाल थे और अब उनकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है। लिहाजा सभी जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के साथ राहत और बचाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मछुआरों को समंदर में नहीं जाने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि अगले 48 घंटे तक राज्य में बारिश आफत बनकर बरस सकती है। यही नहीं, राज्य के तिरुनेलवेली में बारिश शुरू भी हो गई है, जहां सड़क हर तरफ से पानी में डूबी हुई नजर आई। लोगों का चलना तक दुश्वार हो गया। कुछ इलाकों में गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आई। मतलब तमिलनाडु एक बार फिर आसमानी आफत से घिर चुका है, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी बीच तिरुनेलवेली में बादल बरसने लगे हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। जबकि राजधानी चेन्नई समेत तिरुवल्लूर और कांचीपुरम और रानीपेट के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि इन शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने का अनुमान है। और यही नहीं, राज्य के कई दूसरे जिलों में भी तूफान के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। और 15 दिन में ये तीसरी बार है जब राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी करना पड़ा है। यानी पहले से ही बारिश से बेहाल लोगों की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है। लिहाजा सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के साथ राहत और बचाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मछुआरों को समंदर में नहीं जाने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि अगले 48 घंटे तक राज्य में बारिश आफत बनकर बरस सकती है। और यही नहीं, राज्य के तिरुनेलवेली में बारिश शुरू भी हो गई है, जहां सड़क पर हर तरफ पानी भरा हुआ नजर आया। लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया और कुछ इलाकों में तो गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आई। अभिनेत्री कंगना रनौत की महात्मा गांधी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर बवाल हो गया। उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया जिसमें लिखा था कि आपको गांधी और भगत सिंह में एक को चुनना होगा, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। कंगना ने जैसे ही आर्टिकल शेयर किया, बवाल हो गया और उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। मुंबई के पास ठाणे में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर पर चप्पलों से मारकर अपना गुस्सा दिखाया। इन महिलाओं ने पहले एक एक कर कंगना के पोस्टर पर चप्पल बरसाई और जब इससे दिल नहीं भरा तो एक पोस्टर को जमीन पर डालकर उसे पैरों से मारना शुरू कर दिया। कंगना पर इन लोगों का ये गुस्सा उनकी इंस्टाग्राम पर की गई विवादास्पद टिप्पणी की वजह से हुआ। उन्होंने वहां जो आर्टिकल शेयर किया उसमें 2 टूक लिखा था कि गांधी जी ने न कभी भगत सिंह का समर्थन किया और न ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और जैसे ये बात सामने आई, सियासी पार्टियां उन पर बरस पड़ी। सभी ने न केवल कंगना की टिप्पणी की आलोचना की, बल्कि उन्हें खरी खरी भी सुनाई। शिवसेना ने तो कंगना पर जोरदार हमला किया और उन पर तीखा हमला कर दिया। ते का बरळतात, ते कोणत्या नशेमध्ये असतात, हे जे आपलं एनसीबी आहे त्यांनी तपास करावा अशी माझी मागणी आहे। बात राष्ट्रपिता से जुड़ी थी, लिहाजा बीजेपी ने भी कंगना के बयान का खुलकर विरोध किया। जितना समझेंगे उतनी उनके प्रति श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण न तो हमारे लिए है और न देश के लिए। हाल ही में कंगना ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत को आजादी 2014 में मिली और 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वो भीख में मिली थी। और दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बांस की दुकानों में भयंकर आग लग गई और बताया गया कि ये आग बिजली के एक तार में चिंगारी भड़कने की वजह से लगी, जिसे बुझाने के लिए करीब 50 दमकल कर्मी वहां पर जुट गए। जो आग की भयानक लपटों पर पाइप के जरिए पानी की बौछार करते दिखे। आग की ऊंची लपटें दुकानों की छत से ऊपर तक उठती दिखाई दी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। आग इसलिए तेजी से फैली क्योंकि दुकानों में बड़ी संख्या में बांस रखे हुए थे। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्प्रिंकलर का काम हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर बीएसएस के लोगों ने फटाफट जो काम किया, मोर्चा संभाला, मुझे लगता है उसकी वजह से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से ये बच गई है। काफी देर तक कड़ी मशक्कत करने के बाद आग की लपटें तो बुझ गईं, लेकिन सुलगती लकड़ियां तब भी चुनौती बनी रहीं, जिन्हें दमकल कर्मी पानी की बौछार से काफी देर तक बुझाते रहे। दमकल कर्मियों ने एक एक लकड़ी को हटाकर ये पक्का किया कि कहीं भी आग की छोटी सी चिंगारी भी न बच पाए। आग अब बुझ गई है, कूलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है और अभी तक किसी के कैजुअलिटी का कोई वो है नहीं, फिर भी सर्च कर रहे हैं।
बताया गया कि इलाके में बांस की कई दुकानें मौजूद हैं और आग के वहां तक पहुंचने से पहले ही दमकल कर्मियों ने उस पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ा झटका लगा। मुंबई की किला कोर्ट ने लंबे वक्त से लापता चल रहे आईपीएस अफसर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। साथ ही परमबीर सिंह को 30 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। इस दौरान अगर वो पेश नहीं हुए तो पुलिस उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इससे पहले परमबीर सिंह को मुंबई क्राइम ब्रांच गोरेगांव वसूली मामले में पूछताछ के लिए समन्स भेज चुकी है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी साल मई में स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाने के बाद से ही परमबीर सिंह की कोई खबर नहीं है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सभी आतंकी कुलगाम के रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे। पहली मुठभेड़ कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में हुई, जहां आतंकी संगठन टीआरएफ के 2 आतंकी छिपे हुए थे। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में एक टीआरएफ का टॉप कमांडर था। दूसरी मुठभेड़ कुलगाम के कोम्बई इलाके में हुई। वहां भी जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने वहां छिपे 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने उस पर रथ यात्रा निकाली। यूपी के 9 जिलों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर में खत्म होगा और अखिलेश यादव ने अपनी रथ यात्रा वहीं पर निकाली। पार्टी के ढेरों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर गाजीपुर के पखनपुरा गांव में उतरा। उन्हें देखते ही पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान छूने लगा। अखिलेश ने भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी और जिस बस से रथ यात्रा निकाली जानी थी वो उस पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं से लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और एक दिन पहले हुए उद्घाटन का जिक्र छेड़ दिया। समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है, जिसका जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और अखिलेश के बयानों को उनकी खिसियाहट बोल दिया। एक बात उससे साफ होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक दिन पहले ही पीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी में क्रेडिट वॉर शुरू हो गई। और दिल्ली में 2 नौकरानियों की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। दक्षिण पूर्व दिल्ली के जंगपुरा इलाके में 2 नौकरानियों की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट की 90 लाख की रकम भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले काम करने वाली नौकरानी के भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां लूट के इरादे से एक दुकान में घुसे बदमाशों ने तलवार से दुकान मालिक की हत्या कर दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के जेवर में पीएम मोदी के होने वाले दौरे से पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 25 नवंबर तक निजी ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जयपुर में हुए पहले T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। अगला मैच 19 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। जयपुर में हुए मैच को देखने सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी गए थे। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और दिल्ली में डबल झटका लगा। खबर है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि ये सभी नेता गुलाम नबी आजाद के करीबी हैं, जिनमें राज्य के पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर मनोहर लाल जैसे नेता शामिल हैं। खबर है कि इन नेताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो आला कमान से नाराज हैं और उनका आरोप है कि पार्टी उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। यही नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस को झटका लगा। वहां विधानसभा के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया। अपने इस फैसले पर उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में यह बता दिया कि वो पार्टी के काम करने के तरीके से नाराज है। रहते हुए काम करना चाहिए। तो कांग्रेस में काम नहीं हो रहा है कि एनसीपी में जाना पड़ा? कांग्रेस में कितना काम हो रहा आप जानते हैं। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घर पर नजरबंद कर लिया गया। बताया गया कि जम्मू से लौटने के बाद महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाने वाली थी। ये प्रदर्शन श्रीनगर के हैदरपोरा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुई 2 लोगों की मौत के विरोध में आयोजित किया गया था। चीन के कुछ शहरों में ऐसा घना कोहरा छाया कि वहां ऑरेंज यानी दूसरा सबसे खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ जगहों पर 50 मीटर के आगे देख पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में जो लोग सड़कों पर निकले उनकी तो शामत ही आ गई, क्योंकि चीन के पूर्व में मौजूद शानडोंग प्रांत में धुंध की ऐसी मोटी चादर बिछ गई
उनकी आंखों ने काम करना ही बंद कर दिया। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो कैमरा बादलों के बीच घुस गया हो, सामने कुछ नजर ही नहीं आया। आसमान छूती जो इमारतें दूर से ही दिख जाती थीं, वो तक गायब हो गईं। लोगों को दिन में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी और हवा से बातें करने वाली कारें सांप की तरह रेंगने लगी। बताया गया कि जहां लोग 20 मिनट में ही अपने दफ्तर पहुंच जाया करते थे, धुंध ने उनकी ड्राइविंग की रफ्तार पर ऐसी लगाम लगाई कि उन्हें सफर तय करने में 40 मिनट तक लग गए। वहीं उत्तरी चीन के हेबे प्रांत से भी मिलती जुलती तस्वीरें ही सामने आईं। वहां भी कोहरे का मचाया कोहराम साफ नजर आया, जिसने हर चीज को ढक दिया। वहां ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा। करीब 1.5 साल बाद गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब के दर्शन की इजाजत मिलने से सभी तीर्थयात्री बेहद खुश हैं। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनकी कैबिनेट के मंत्री सहित करीब 50 लोगों का जत्था करतारपुर साहिब जाएगा, जहां ये सभी प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि पंजाब आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी प्रकाश पर्व के मौके पर करतारपुर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे। सभी लोगों को RT-PCR रिपोर्ट के अलावा दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके साथ ही पासपोर्ट की ऑनलाइन कॉपी के साथ ले जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए देश के दूर दराज के हिस्सों और सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने पर काम किया जाएगा। इस योजना पर 2021 से 2024 तक 1,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। योजना के जरिए कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा मिलने के अलावा रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने वाली योजना के भी अगले चरण को मंजूरी दी गई। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड एरियाज नाम की इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और अब तक 9 राज्यों के 44 जिलों में 4,490 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। लेकिन अभी इस योजना के तहत 5,714 किलोमीटर सड़कें और 358 पुल बनाने का काम किया जाना बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने मार्च 2023 तक का वक्त रखा है। सुरक्षा के नजरिए से भी इस योजना को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इन जिलों में सरकार की योजना मोबाइल टावर लगाने की भी है, ताकि लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएं। ऐसे आकांक्षी जिले जहां पर टेलीकॉम टावर्स नहीं हैं, ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी अमान्य हो गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी को अदालत ने अमान्य करार दे दिया। निखिल जैन ने कोर्ट में दलील दी थी कि ये शादी तुर्की में हुई, जिसे भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं करवाया गया। ऐसे में इस शादी को कानूनी मंजूरी नहीं दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से लगाए गए सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया। वहां कोरोना मामलों में आई कमी के बाद ये फैसला लिया गया, यानी अब राज्य में शादी और खेल समेत सभी आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। यही नहीं, सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू भी पूरी तरह से हटा दिया। सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कुछ आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 जवानों समेत 4 लोग घायल हो गए। अमेजॉन के जरिए ऑनलाइन गांजे की तस्करी के आरोपों पर एनसीबी ने मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद भिंड के एसपी ने अमेजॉन कंपनी से कुछ अहम जानकारियां मांगी, जिस पर कंपनी ने जांच में पूरी मदद का भरोसा दिया। 2 दिन पहले भिंड पुलिस ने ऑनलाइन गांजा तस्करी के इस मामले का पर्दाफाश किया था। सब तथ्यों पर विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। पंजाब में सोनू सूद अपनी बहन के साथ मोगा की एक अनाज मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और ट्रैक्टर पर बैठकर तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवा क्षेत्र के पहले ग्लोबल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 12 सत्र होंगे, जिनमें 40 से अधिक विशेषज्ञ दवा उद्योग को बढ़ावा देने पर विचार रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के दवा उद्योग से जुड़े लोगों के अलावा बड़े इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता भी शामिल होंगे। बिहार के छपरा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 20 साल के एक लड़के की हत्या के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया। बताया गया कि कालीचरण नाम के इस लड़के की हत्या करने के बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था, जिस पर उसके घरवाले और जिस इलाके में वो रहता था वहां के लोग भड़क गए। गुस्से से तमतमाए वो लोग सड़क पर उतर आए और वहां टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
एक तरफ ये हंगामा चलता रहा, वहीं दूसरी तरफ उस लड़के के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हत्या के विरोध में इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़क पर जुटे कि वहां से आने जाने का रास्ता तक बंद हो गया। और यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएस संतोष, यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी में के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर बात होगी। साथ ही आगे चुनाव प्रचार को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। त्रिपुरा हिंसा मामले में यूएपीए का सामना कर रहे वकीलों और पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकार को आरोपी वकीलों और पत्रकारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करने को कहा। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में हुई कथित हिंसा पर सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों समेत 102 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिनमें कई लोगों के खिलाफ यूएपीए यानी आतंकवाद की रोकथाम करने वाले कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। और इस फैसले के पीछे आरोपियों पर सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नफरत बढ़ाने का आरोप लगाया गया। बाद में आरोपी वकीलों और पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूएपीए हटाने की मांग की, जिसके बाद उनको ये राहत मिली। राफाल पर दिए बयान के मामले में राहत के लिए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपील की। राहुल गांधी ने राफाल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने मांग की कि पीएम मोदी पर दिए उनके बयानों के आधार पर दर्ज शिकायतों को रद्द कर दिया जाए। राहुल गांधी ने राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद पर सवाल उठाते हुए चौकीदार चोर है बयान दिया था। इसी के खिलाफ बीजेपी ने ये शिकायतें दर्ज करवाई थी। चंडीगढ़ में कई किसानों ने कर्ज माफी और फसल खराब होने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इसके बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इन किसानों से मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। पंजाब की सरकार हर तरीके दे नाल किसान यूनियनां दे नाल खड़ी है। दिल्ली के नरेला इलाके में बाइक पर आए कुछ बदमाशों ने एक बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग की। इस दौरान वहां बैठे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि इस मामले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया कि बेंगलुरु में भी ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के पास पटरी टूटने से एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पटरी से उतरने की वजह से इस मालगाड़ी के 10 डिब्बे पलट गए, जिससे दिल्ली हावड़ा रेलवे रूट बंद हो गया। ये पूरी पटरी जो है वो उखड़ गई है और ट्रेन जो है वो खेतों में गिर गई है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में रेलवे के कुछ अधिकारी और रेलवे पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। ट्रैफिक को हम लोग डाइवर्ट किए हैं वाया लखनऊ डिवीजन। दिल्ली में सरिता विहार के एक पुलिस बूथ के अंदर एक आदमी का शव लटका मिला। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये आदमी उस पुलिस बूथ के अंदर कैसे पहुंचा और उस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मी कहां थे। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक तूफान की वजह से कई दिनों से हो रही बारिश पर आखिरकार ब्रेक तो लगा, जिसके बाद बाढ़ का पानी भी उतरने लगा। लेकिन फिर भी संकट के बादल छटे नहीं। वहीं अब भी लगभग 50,000 घरों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ रहा है। और जो तस्वीरें सामने आई उनमें बारिश थमने के बाद भी हालात कुछ खास बदले हुए नहीं दिखे। वॉशिंगटन राज्य में जगह जगह पानी का कब्जा नजर आया। सड़कों पर सैलाब ने सितम ढाया तो लाखों की गाड़ियां जिंदा लाश बनकर रह गईं। तालाब बने रास्तों पर लोगों को नावें चलानी पड़ी। मकानों के बाहर नदी बहती दिखने लगी और मकानों के लॉन में स्विमिंग पूल बना नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से एक शहर को बचाने के लिए प्रशासन को उफनती नदी के किनारे दीवार बनानी पड़ गई। वहीं वॉशिंगटन से बाढ़ के बीच बचाव अभियान की सांसें अटका देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। वहां पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका के कोस्ट गार्ड को मोर्चा संभालना पड़ा, जिन्होंने हेलीकॉप्टर तक काम पर लगा दिए। सिर्फ बाढ़ नहीं बल्कि तेज बारिश की वजह से आए कीचड़ के सैलाब ने भी खूब कहर ढाया। राज्य का एक अहम हाईवे बंद करना पड़ा क्योंकि मलबा सड़क पर आ धमका, जिसने लाखों की गाड़ियों का ऐसा और भारत के लिहाज से ये खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे और भारत समेत दुनिया के सभी मुल्कों से रिश्ते सामान्य रखने की पेशकश भी कई बार की गई। लेकिन अब परेशानी ये है कि जिस आतंकी ने भारत के दूतावास पर हमला किया हो, अगर उसी आतंकी को गवर्नर बना दिया जाएगा तो रिश्ते सामान्य कैसे होंगे। खबर यह भी है कि कारी बरियाल उस आतंकी का नाम है जो काबुल पर आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोपी है। खबर यह भी है कि कारी बरियाल ने ही अलकायदा का और तालिबान के लड़ाकों को जोड़कर
काबुल पर हमले का पूरा प्लान बनाया था। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर से काबुल तक हथियारों और गोला बारूद को लाने की पूरी योजना भी इसी आतंकी ने बनाई थी। कारी बरियाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी करीबी माना जाता है और तालिबान की तरफ से ऐसे आतंकियों को इनाम देने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कारी बरियाल वाले ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्ला ताज मीर जवाल नाम के एक आतंकी को सरकार में एक अहम पद पर बिठाया जा चुका है। और अब भारत सरकार का नाराज होना लाजमी है और सूत्र बताते हैं कि तालिबान का ये कदम अब भारत का दूतावास दोबारा काबुल में खोले जाने के रास्ते में बड़ी अड़चन बन सकता है। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। प्रियंका के इस अभियान का नाम लड़की हूं लड़ सकती हूं दिया गया, जिसके लिए चित्रकूट पहुंचने के बाद प्रियंका ने मंदाकिनी नदी में नाव की सवारी की और नाव में ही बैठकर महिलाओं से बात की। प्रियंका को सुनने के लिए नदी के तट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव ने लखीमपुर खीरी से लेकर खाद की कमी, महंगाई और कानून व्यवस्था तक का मुद्दा उठाया और महिलाओं में जोश भरने के लिए एक कविता का सहारा लिया। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। प्रियंका को देखकर महिलाएं काफी उत्साहित दिखी और कुछ तो उनके साथ सेल्फी लेने पहुंच गई। इससे पहले कांग्रेस महासचिव ने नदी के तट पर बने मंदिर में पूजा भी की। और प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में प्रौद्योगिक विकास और क्रांति की थीम पर अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन का उद्घाटन भाषण होगा। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 17 से 19 नवंबर तक सिडनी संवाद का आयोजन किया है। केरल के इडुक्की से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हाथियों के एक झुंड ने ऐसा उत्पात मचाया कि किसानों की कड़ी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाथियों ने कई एकड़ में फैली फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि उनके खौफ से लोग घरों में कैद हो गए। और एक आदमी ने घर के अंदर से ही हाथियों के उत्पात का वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ दिखा कि हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग की टीम ने जैसे ही हवा में फायर किया तो हाथी डरकर भागने लगे। हाथियों को भगाने के लिए लोग भी शोर मचाते सुनाई दिए। हाथियों का झुंड जैसे ही रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा, वन विभाग की टीम ने एक और फायर कर दिया। इसके बावजूद हाथी रिहायशी इलाके की तरफ चले गए। कुछ देर बाद हाथी तो वहां से चले गए, लेकिन तब तक किसानों की केले की फसल का नुकसान हो चुका था। लोग अपनी फसल की बर्बादी का जायजा लेते दिखे। दावा किया गया कि कई एकड़ में फैली केले की फसल तैयार होने के कगार पर थी, लेकिन हाथियों ने उसे तबाह कर दिया। हाथियों के आतंक की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यूपी के बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि बीजेपी यूपी में 300 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना पर दिए बयान पर एक बार फिर अखिलेश यादव को घेरा। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका मतलब जो लाभ है जनता को ईमानदारी के साथ उस तक पहुंच रहा है। लखीमपुर केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को इस कमेटी का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही कोर्ट ने इस कमेटी में 3 IPS अधिकारियों SB शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को भी शामिल किया। खास बात यह कि ये तीनों अधिकारी यूपी कैडर के तो हैं, लेकिन यूपी के रहने वाले नहीं हैं। खबर है कि चार्जशीट दाखिल होने और रिटायर्ड जज से रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया गया था, जिसमें 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी और इसी मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी। ICC में अनिल कुंबले की जगह सौरव गांगुली ICC की जगह लेंगे। सौरव गांगुली को ICC की क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वो अनिल कुंबले की जगह लेंगे। फेसबुक इंडिया के कुछ अधिकारी दोपहर में दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होंगे। विधानसभा की इस समिति ने फेसबुक को दिल्ली हिंसा मामले में पूछताछ के लिए समन्स भेजे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों के ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के 82वें सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लिया। पीठासीन अधिकारी लोकसभा में स्पीकर, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में उसके अध्यक्ष होते हैं। समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे
हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके अनुभव हम सुने। पंजाब आम आदमी पार्टी के कुछ नेता प्रकाश पर्व के मौके पर शुक्रवार को करतारपुर साहिब में मत्था टेकने जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में 2 साल बाद राज्य से आतंकवाद का सफाया होने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। 18वें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे के लिए दुनिया भर के देशों में कई नए विश्व रिकॉर्ड बने और कई पुराने रिकॉर्ड टूटे। हर साल होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे पर अलग अलग देशों के जिम्नास्ट, एथलीट वगैरह अपने हैरतअंगेज हुनर दिखाते हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि देखने वाले दंग रह जाएं। किसी ने फुटबॉल के साथ कमाल कर दिखाया तो किसी ने साइकिल के साथ करतब किए। लंदन में अमेरिका का एक शख्स तो बच्चों के खिलौने पोगो स्टिक के सहारे 5 कारों के ऊपर से कूद गया। उसने लंबी लंबी छलांगे लगाकर सबसे ज्यादा गाड़ियों को पार किया, जो कि रिकॉर्ड बन गया। वहीं ब्रिटेन के एक जिम्नास्ट ने 2 बार के बीच 6 मीटर की सबसे लंबी दूरी की बैकफ्लिप मारकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उधर चीन में 70 किलो के वजन वाला एक टीचर 1 टन से भारी गाड़ी को खींचता दिखा, लेकिन इस दौरान वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि हाथों के बल चलता नजर आया। उसकी कमर पर रस्सी बांध दी गई और रस्सी से कार महज 1 मिनट 3.27 सेकंड में चीन के शख्स ने सबसे तेजी से 50 मीटर तक कार खींची। वहीं कतर में मोरक्को के एक जिम्नास्ट ने तो कमाल ही कर दिया। उसने 30 सेकंड में पीछे की तरफ सबसे ज्यादा 12 बार कलाबाजी मारी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये कारनामा उसने एक पैर के बल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर ले जाएंगे, जहां वो शहीदों के सम्मान में रेजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। पहले ये वॉर मेमोरियल छोटा था, जिसे फिर से बनाकर तैयार किया गया है। आज रेजांगला की लड़ाई की 59वीं सालगिरह है। 1962 की भारत चीन जंग में त्रिशूल सेक्टर में रेजांगला पर मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था और चीनी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। आज ही के दिन रेजांगला का भीषण युद्ध लड़ा गया था और इस जंग में शहीद हुए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। 19 नवंबर को देव दीपावली के मौके को यादगार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रशासन ने खास तैयारी की। गंगा नदी के 84 घाटों को इस साल करीब 15 लाख दियों से सजाया जाएगा। इस नजारे को लोग इस बार जमीन के साथ साथ हॉट एयर बलून के जरिए भी देख सकेंगे, जिसमें सवार होने के लिए आदमी को 500 रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही 3 दिनों तक चलने वाले बलून फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। हॉट एयर बलून में एक बार में करीब 1 घंटे तक लोग इस अनोखे नजारे का मजा ले सकेंगे। प्रशासन ने इसके अलावा कई दूसरी तैयारियां भी की। इलेक्ट्रिकल आतिशबाजी 80 घाट के अपोजिट साइड वाले घाट पे की जाएगी। बलून फेस्टिवल शुरू हुआ तो सुबह से ही 80 घाट के आसपास कई रंग बिरंगे हॉट एयर बलून हवा में उड़ते नजर आए। श्रीलंका में खस्ता अर्थव्यवस्था और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। श्रीलंका में एक तरफ जहां रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई हैं, तो वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी तेजी से बढ़े हैं, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग राजधानी कोलंबो की सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। मार्च में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे लोगों ने सरकार पर हालात संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कई लोग तो राष्ट्रपति गोयाबया राजपक्षे के मुखौटे लगाकर वहां पहुंचे। महंगाई के खिलाफ हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द हालात सुधारने की मांग की। काम के बदले घूस के आरोपों से जुड़े 5 साल पुराने नारदा केस का मामला फिर से गर्मा गया, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने विधानसभा में ईडी और सीबीआई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया, जिसे अब विशेषाधिकार कमेटी के सामने रखा जाएगा। और इस मामले में विधानसभा के अध्यक्ष ने पूर्व मेयर और 2 विधायकों की गिरफ्तारी को सदन का अपमान बताया, क्योंकि इन विधायकों की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से पूछा नहीं गया था, जिसके बाद बंगाल विधानसभा की कमेटी ने ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया। जिन विधायकों को गिरफ्तार किया गया था उनमें ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम और मदन मित्रा हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा।
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि इस सत्र में विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, लिहाजा संसद सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वहां के लोगों को भरोसा दिया कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बात के संकेत दिए कि वहां गाड़ियों में ऑड इवन की स्कीम लागू की जा सकती है। निश्चित रूप से प्रदूषण खत्म हो, ये लड़ाई हमने लड़नी है। पटना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे वहां लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग से इतनी ऊंची लपटें उठ रही थी कि उसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। पटना एयरपोर्ट पर एक विमान का समय बदले जाने से नाराज यात्रियों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि सुबह 10:45 पर पटना से मुंबई जाने वाले स्पाइसजेट एयरलाइंस के इस विमान का समय अचानक बदलकर शाम 6 बजे कर दिया गया, जिस पर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री भड़क गए। उन्होंने स्पाइसजेट एयरलाइंस के मैनेजर को घेर लिया, जो उन्हें विमान से जुड़ी जानकारी देने पहुंचे थे। रीजन क्या सर? आप ट्रांसफर करोगे सर? गुस्साए यात्रियों ने दूसरे विमान से उन्हें तुरंत मुंबई भेजने की मांग की, लेकिन जब विमान कंपनी ने इससे इनकार कर दिया तो वो उसके मैनेजर के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हीरो नहीं बनना, हीरो नहीं बनना। अरे क्यों नहीं करेंगे? हालात बिगड़ते देख एयरपोर्ट का एक कर्मचारी बीच बचाव के लिए आगे आया, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने उसकी भी बोलती बंद हो गई। वहीं यात्रियों के तेवर देखकर मैनेजर ने भी वहां से चले जाने में अपनी भलाई समझी। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक वहां हंगामा जारी रहा।